नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुवर्णा वार्ड आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपको हृदय से नमन करती हूँ। सुर संवाद इस श्रृंखला के अंतर्गत आज इंदौर की तीसरी कलाकार शोभा चौधरी जी से आज आपको मैं मिलवाना चाहती हूँ। एक ऐसी कलाकार जिसने इंदौर के सांगीतिक माहौल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और ये ही इनकी सबसे बड़ी पहचान है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। दूसरे सभी प्रसिद्ध कलाकारों की तरह इनका भी एक लंबा परिचय है ही, वो तो मैं आपको दूंगी ही, लेकिन मैं इनके इस गुण से, इनकी इस विशेषता से बहुत प्रभावित हूँ, बहुत आकर्षित हूँ, क्योंकि मैंने इंदौर को पिछले 50 सालों में देखा है। कुछ वर्ष पूर्व इंदौर का माहौल ऐसा था कि कार्यक्रम तो हुआ करते थे, लेकिन उनमें युवाओं की उपस्थिति नगण्य होती थी। लेकिन आज माहौल में पूरा परिवर्तन आ गया है और उसका 95% कहा जाए तो भी चलेगा कि श्रेय शोभा चौधरी जी को मैं देना चाहती हूँ। आज संगीत के कार्यक्रमों में युवाओं की उपस्थिति देखते ही बनती है और उसका श्रेय शोभा चौधरी जी जरूर पाती है। शोभा चौधरी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आज एक स्थापित कलाकार हैं। जैसे कि तांबे साहब के परिचय में या विदुषी कल्पना जोकरकर जी के परिचय में मैंने आपको बताया था, उसी तरह अनेक प्रसिद्ध समारोहों में इन्होंने शिरकत की है, जैसे तानसेन संगीत समारोह, NCPA मुंबई, सवाई गंधर्व समारोह कुंदगोल, हरिवल्लभ संगीत समारोह जालंधर, आमिर खां समारोह इंदौर, अनेक समारोह में ऐसे बहुत लंबी कड़ी है। 22 समारोहों का उन्होंने उसमें दिया है। उसके अलावा पुरस्कार भी इन्हें बहुत सारे मिले हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन की ये कलाकार हैं। MA और MPhil में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और एक आकर्षण वाली बात जो मुझे आकर्षित करती है, देश विदेश में इनके 1000 से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं। अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन यापन करने के बाद शोभा जी आज जिस मुकाम पर पहुंची है, वो संगीत के विद्यार्थियों और विशेषतः लड़कियों के लिए बहुत प्रेरणास्पद है। मैंने अपने जीवन में हमेशा छात्राओं को ही पढ़ाया है, इसलिए भी मैं इनकी तरफ आकर्षित होती हूँ। शोभा जी, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ एक स्थापित कलाकार के अंदर बसी एक संघर्षमयी साधारण महिला से। पंचम निशा जैसे बहुत बड़े संस्थान की फाउंडर से, और मैं बात करना चाहती हूँ आपके गुरुओं से, आपने जो शिक्षा ली है उसके बारे में, उनकी गायकी के बारे में, उनके रियाज के बारे में। तो सुर संवाद की इस कड़ी में पहले संवाद और फिर निश्चित रूप से आगे के भाग में होगा सुरों का झरना। तो सर्वप्रथम हमेशा की तरह, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैंने ऐसे कलाकारों को चुना है इंदौर के जो देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और जो किसी बड़े घरानेदार व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं या कर रहे हैं। आप पंडित CR व्यास जी की सुशिष्या है, तो हम उनसे ही शुरुआत करते हैं। शोभा जी, आपको मेरे चैनल में आमंत्रित करती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे लिए कुछ सोचा। तो अपन शुरू करते हैं पंडित CR व्यास जी के से ही शुरू करते हैं कि आपने उनके पास कितने सालों तक सीखा? मैंने उनसे करीब 9-10 साल सीखा है।
1993 से वो जब थे 2002 तक थे, तब तक मैं उनके पास इंदौर से आती जाती रही। इंदौर से मैं मुंबई जाती थी। शुरू में वो पूना में थे, शुरू में पूना में गई, उसके बाद पूना से वो चेंबूर शिफ्ट हुए, तो मैं इंदौर से चेंबूर जाती आती रही। एक सवाल बीच में, तब आप मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये इन्होंने काफी सालों तक बैंक में भी नौकरी की है, तो तब आप बैंक में थी? बैंक में थी मैं। अच्छा, तो बैंक की नौकरी को के साथ साथ ये चल रही थी? हाँ बिल्कुल चल रही थी, क्योंकि संगीत में ही मेरी बहुत रुचि होने के कारण मैंने संगीत को ही प्राथमिकता दी। नौकरी मैं करती थी बैंक में, लेकिन बैंक की नौकरी में जब फुर्सत मिलती तब जाती, ऐसा ही समझ लीजिए। क्योंकि जब मुझे मुंबई जाना होता था, गुरुजी के पास जाना होता था, तो मैं बैंक में नौकरी और छुट्टी के बारे में मैं सोचती ही नहीं थी, बस मैं निकल जाती थी। आने के बाद जो होगा देखा जाएगा, ये मेरी नीति थी। और आने के बाद मुझे डांट भी पड़ती थी, मेमो भी मिलते थे, वो सब एक्सेप्टेड थे। संगीत के लिए मैंने सब कुछ वो सहन किया। और मुझे वैसे बैंक से मुझे सपोर्टिंग भी बहुत, मेरे जो कलीग्स थे, हमारे मैनेजर थे, बहुत लोगों ने समझा तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पर नहीं समझा तब भी मैं पीछे नहीं हटी। मैं डरी नहीं, मैं निडर होके काम करती रही। यही मुझे आकर्षित करता है कि एक लगन, एक जिद्द जो होती है महिला में, वो इनमें इतनी अधिक मात्रा में है कि हम देख ही रहे हैं कि आज वो इस मुकाम पर उस संकल्प शक्ति के कारण और उस जिद के कारण लगी हुई है। बिल्कुल। तो आपने बचपन से आप संगीत सीख रही हैं शुरू से? मैं 9 साल की थी तब मैं राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति हिंदी नगर वर्धा कैंपस में मैं वहाँ रहती थी, और 9 साल की थी तब मैंने सबसे पहले संगीत के स्कूल में प्रवेश लिया था। और हमारे कैंपस में उसी समय सौ सिंधुताई नामजोशी, इन्होंने गायन स्कूल शुरू की थी। अच्छा। और वो बच्चों को सिखाने के लिए पकड़ रही थी कि तू आजा मैं सिखाती हूँ, तू आजा मैं सिखाती हूँ। मुझे तो शुरू से ही उसमें स्वरों की तरफ आकर्षित थी मैं। जैसे कभी रेडियो पर क्लासिकल बेस कोई फिल्मी संगीत भी आता था तो मैं दौड़ के जाती थी, और उसमें क्या सुनती थी, बस ताने और आलाप। मुझे शब्दों का आकर्षण इतना नहीं होता था और सुरों का आकर्षण, तो मैं दौड़ के जाती थी वो सुनने के लिए। कभी भी अपने नागपुर रेडियो स्टेशन से संगीत आता था, जब भी मुझे आकार युक्त या तान युक्त कुछ स्वरावली या कुछ भी कान पे आती तो मैं दौड़ के आकर्षित होके मैं रेडियो अपना कान लगाती रेडियो से और मैं सुनती थी। तो ये मुझे लगता है कि मालूम नहीं, ये अंदर से ही था। और लेकिन घर में वातावरण नहीं था, और वो बाय चांस ऐसा हुआ कि कैंपस में संगीत की स्कूल शुरू हुई, और मैं संगीत मतलब 9 साल की थी तब से सीखना। लेकिन इतना सारा ये वास्ट है, और इतनी लगन और इतना डेडिकेशन और इतना अभ्यास, इसकी तो बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी उस समय। तो मतलब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी शायद कि इंदौर ससुराल में आप पली बढ़ी संगीत की दृष्टि से, बिल्कुल, है ना? तो आपको कभी मतलब हर महिला को ये प्रश्न पूछा जाता है कि विवाह के बाद की क्या स्थिति, तो उसमें आपको संघर्ष में आपका जीवन रहा? हाँ, मैं पिताजी के घर थी तब तक मुझे वो संगीत करने से मतलब मैं करती कहाँ थी, मैं बस गाती थी, तो कोई विरोध नहीं था। यहाँ आने के बाद भी विरोध नहीं था, लेकिन वातावरण नहीं था, विरोध नहीं था, मतलब किसी ने परिस्थितियां बड़ी विकट परिस्थिति थी, बहुत विकट। मतलब अब ये मीडिया पर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, पर मेरी सासू माँ जो थी वो थोड़ी सी विक्षिप्त थी। अच्छा। और मेंटली थोड़ी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शादी के पहले जब मुझे पूछा कि संगीत मतलब ये मुझे अपॉर्चुनिटी तो थी कि मैं वहाँ जाके मुझे हाँ बोल रहे करने देने के लिए, मेरे ससुर जी भी मेरे मिस्टर भी, लेकिन यहाँ आने के बाद बड़ी परिस्थिति अलग थी। पर उसमें से भी आपने रास्ता निकाला, और उसमें से रास्ता निकाला क्या, मैं ये कहती हूँ कि संगीत में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो हमारी सासू माँ को एकदम मेंटली शांत
मतलब उनका जो विध्वंसक रूप था वो एकदम शांत बदल गया। वाह वो अच्छा बदल गया। हाँ, उसके बाद फिर मैं तो ऐसे नहीं, वो कुछ भी करते तो मैं तो 1 घंटा मेरे लिए निकाल के अपने रूम में जाके मैं गाती आती। लेकिन मेरे मिस्टर और मेरे ससुर जी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। ये शायद मैं आज तक किसी इंटरव्यू में ये बात मेरे ससु माँ के बारे में कभी भी नहीं बताई। दूसरी बात, जैसे आप CR व्यास जी के पास गई तो वो एक घरानेदार बड़े व्यक्ति हैं, तो उनकी गायकी में आप क्या विशेषता, मतलब आपको लगा कि हाँ ये मुझे सीखना है, ये मुझे अच्छा लगा, मुझे मतलब आप उनके पास क्यों गई? मुझे ना उन बंदिशों का आकर्षण था जिसमें गुनी जन और ताल सुरन की सेवा वगैरह वगैरह, ये जो शब्द होते हैं सांगीतिक ना, मतलब। सांगीतिक, ये शब्द मुझे आकर्षित करते अच्छा। थे। और ये सबसे पहले बंदिश मैंने गुणीदास जी की राग मारवा की सुनी। हाँ, हो गुनियन मिलन, हाँ, हो गुनियन मिलन गाओ बजाओ सप्त सुरन के भेद। तो ये माधवराव जोशी जी के पास मैं सीख रही थी यहाँ पर। जैसे मैं इंदौर से यहाँ आई उसके बाद तो उन्होंने ये बंदिश सिखाई होगी। मैंने कहा किसकी बंदिश है? गुणीदास की। कौन गुणीदास? पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित, ये कौन है? तो मालूम पड़ा कि जगन्नाथ बुआ पुरोहित तब होंगे नहीं होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये पंडित CR व्यास जी के पास ये सारी बंदिशें उनकी, गुणीदास की, प्राण पिया की। हाँ। तो मैंने कहा कि फिर व्यास जी से मालूम नहीं अपनी मुलाकात कब होती, क्योंकि तो कभी भी नहीं सोचा कि इंदौर के बाहर जाके मैं सीखूंगी। बैंक की नौकरी, घर, बच्चे, संसार अपना, घर में जो ये अकेले ही है मेरे मिस्टर, इसलिए सास ससुर, और इनको सबका तालमेल, अपनी साधना, बहुत डिफिकल्ट था सब कुछ। लेकिन उसमें से मैं मार्ग निकालती हुए आगे जाकर कर ऐसी परिस्थिति आई कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए। बड़े मतलब 8 साल की बेटी थी और 11 साल का बेटा था जब मैं गुरुजी के यहाँ जाना मैंने शुरू किया। अच्छा। और मैं उनको छोड़ के जाती थी। गुरुजी यहाँ आए थे, पंडित CR व्यास जी। अब ये बंदिश राग मारवा की मेरे दिमाग में तब से थी जब से मैंने माधवराव जोशी जी के पास सीखा। और ये बंदिशें कहाँ मिलेगी? तो व्यास बुआ के पास मिलेगी। व्यास बुआ बाई चांस इंदौर आए। अच्छा। अब इंदौर आए तो शनि मंदिर में आए थे। अच्छा। शनि मंदिर में आए, उनके सामने मेरे एक भाई है वो भी गाते हैं, तो उनका एक दिन पहले था, दूसरे दिन व्यास जी का था। वो भाई के साथ हम जब गए कार्यक्रम के लिए, उसका गाना था इसलिए, तो वहाँ देखा कि बोर्ड पर व्यास जी कल आ रहे हैं। तो वो भी जाने वाला था तो नहीं गया, बोले कि मैं जाने वाला था सुबह लेकिन मैं अभी इनका गाना सुन के जाऊँगा। और व्यास जी आए, शनि मंदिर में गाए और हम बिल्कुल पहले पंक्ति में बैठे थे। व्यास जी ने कहा कि अरे तू यहाँ कैसे ऐसे? तो मुझे लगा कि अरे तुम्हारी ऐसे परिचय तुम्हारा कि वो इतने करीब से तुम्हें जानते हैं। तो मैं पीछे लगी उनके कि मेरा परिचय करा दो और मुझे उनसे सीखना है। उनके गायकी के बारे में मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बंदिशों के आकर्षण के कारण मुझे लगा कि ये बंदिशें मुझे चाहिए। क्योंकि जब मैं MA कर रही थी तब उनका राग पूर्वी भी बहुत सुना था, पियरवा की बासुर तिलवाड़ा में, और उस राग को सुन कर उनकी गायकी, और इतना सुना था राग क्योंकि मुझे तैयार करना था वो MA के समय, तो उसमें उनकी जो बढ़त बोल अंग की हो रही थी शुरू से ही, तो मैंने कहा ये कुछ अलग है। अच्छा, मैं जब उनके घर सीखने गई और रूबरू सामने बैठ के सीखने लगी तो मुझे वामनराव राजूरकर की झलक वहाँ दिखती थी। अच्छा, तब मैं कहती थी कि अच्छा ये ग्वालियर घराने का है, ये ग्वालियर। जब बोल बना उनका शुरू हो जाता था आगरा घराने में जैसे होता है, एक तो नासिर सुर, ढाला सुर, ये भी मुझे आकर्षित किया क्योंकि मेरी आवाज़ भी ढाली और वैसे होने के कारण, तो वो भी मुझे कि नहीं ये गायकी शायद मुझे सूट होगी। क्योंकि जो परवीन सुल्ताना जी या इन लोगों की जैसे बारीक आवाज़ वाली, पतली आवाज़ वाली, ऊंचे सप्तक में गाने वाली, ये जो सारी बड़ी बड़ी गायिकाएं हैं। एक मिनट आपको रोक के, हाँ, बीच में एक सवाल पूछ रही हूँ और थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं आपसे स्पष्ट पूछ रही हूँ कि गायक लोग जो होते हैं, या मतलब महिला गायक, तो मधुर आवाज की धनी, मधुर आवाज की धनी बहुत आगे जाती,
और आपकी आवाज में उतनी मधुरता नहीं है, ये मेरा कहना है, लेकिन फिर भी आपके सुरों में एक रस है। तो मतलब और भी अपने पास बहुत उदाहरण है जो कि आवाज इतनी मधुर ना होते हुए भी उनका एक रस निष्पत्ति उनके सुरों में है। तो इसका राज क्या है? आप भी ये मानती है ना? बिल्कुल। हाँ। इसके लिए क्या है, मतलब ऐसा काली एक में गाने वाले लोग बहुत मतलब महिला रह के एकदम फेमस हो जाती है या क्या कितना मधुर गाती है ऐसा, लेकिन आपके जैसे जो लोग होते हैं जो काली चार में गाते हैं या पहले स्वर में गाते हैं, लेकिन फिर भी एक रस निष्पत्ति होती है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत के लिए आवाज जरूरी है ही नहीं, मधुर आवाज होना जरूरी नहीं है, हाँ। है ना? क्योंकि ये उदाहरण मैंने इसके पहले भी कई बड़े बड़े गायक के उदाहरण हमारे गुरुजी पंडित अपने रामदास मुंगरे जी भी मुझे कई बार बताते थे कि अरे आवाज से कुछ नहीं होता है, मैटर अच्छा डालना चाहिए, मैटर अच्छा होना चाहिए। आवाज मतलब जिनको गाना नहीं समझता सामान्य लोग, वो सिर्फ आवाज की तरफ देख के कहते कि वाह वाह क्या गा रही, लेकिन उनको मैटर से क्या मतलब? मैटर वो कुछ भी हो, उनसे उनको मतलब नहीं है। लेकिन आवाज नहीं होते हुए मैटर खूब अच्छा डालते हुए बहुत लोगों ने नाम कमाया है और बहुत बड़ी बड़ी गायिका है, धोंडूताई कुलकर्णी ने देखी है, गंगूबाई हंगल देखी है ना, और भी, और जेंट्स में भी शोभा गुट्टू है ना, मोटी आवाज है, और इन लोगों ने बहुत साधना की होगी, निश्चित ही आवाज पर काम किया होगा। तो मुझे हमेशा लगता था कि उनसे आपको प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल प्रेरणा मिलती थी। व्यास जी के पास भी जाने का कारण मेरा यही था, ये भी था कि एक तो बंदिशें थे ही, उसके बाद उनका अगरा घराने का स्वर नाक से लयकारी वाला, और मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि जिनकी आवाज अच्छी होती है वो सुरों का काम करते हैं, जिनकी आवाज थोड़ी कम होगी तो वो लयकारी का काम करते हैं, क्योंकि उनको अगर आनंद लेना है तो उनको आनंद लयकारी में आता है। हाँ। सुरीली गायिका एकदम पतली आवाज वाली वो सुरों पे सिर्फ सा लगाएगी तो भी वाह वाह ऐसा होता है। हमारे सा लगाने से वाह वाह हो नहीं हो, हमें आनंद तो लयकारी में आता है। फिर लयकारी का गायन कौन सा? तो आगरा घराने का। हाँ। इसलिए भी मेरा आकर्षण उधर हुआ। अच्छा, सही बात। अच्छा, दूसरे आपने परिचय में लिखा है कि गिरिजा देवी जी से भी आपने प्रशिक्षण लिया। तो फिर वही बात कि ठुमरी, फिर वो मधुर आवाज वाली बात हो जाती है। तो फिर ठुमरी आपने उनसे कितने साल उनसे सीखा? वैसे मुझे अभी सीखा था, वो जाने के 2-1 साल पहले, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ, वो भी बीच का 1.5 साल वैसे निकल गया। और मुझे भी सपना ही है ये मेरे लिए कि मैं वहाँ उनके पास कैसी गई और मेरे जीवन में वो आई और उन्होंने मुझे बुला लिया। यह बताने के बाद मुझे आज भी आश्चर्य होता है, और अब मैं कहूँगी तो आप लोगों को भी होगा, क्योंकि जब वो मैं एक बार ताल यात्रा करके संस्था है कोलकाता में, उन्होंने मेरा गाना रखा, मैं वहाँ गाने गई तो जिनकी वो संस्था थी वो और आपा जी के बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा। और वो उनके कार्यक्रम में आती थी, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होने से वो उन्होंने संदेशा भेजा था कि मैं आ नहीं पाऊँगी। तो मुझे लगा कि नहीं, और मैं यहाँ कलकत्ता पहली बार आई हूँ और मुझे ITC SRA का अट्रैक्शन था कि जाके देखना है कैसे है क्या है वहाँ, और वहाँ ये सब बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ सिखाने वाले सारे गुरु, तो वो भी एक था। तो हमने कहा जिन्होंने कार्यक्रम रखा उनको कि मुझे आपा जी से मिलना है। हाँ क्यों नहीं, बोले। उन्होंने फ़ोन किया दूसरे दिन कि ये शोभताई आ रही है आपसे मिलने। मेरे साथ एक तबले वाले भी थे, पंडित जय प्रकाश मिश्रा करके, तो वो भी थे साथ में। हम दोनों गए, आपा जी को आप देखा कि वहाँ सुंदर सा वहाँ पर कैंपस और बड़ा सा फ्लैट वगैरह। जाने के बाद मैंने प्रणाम वगैरह करके उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी हमने कल। अरे मेरे को एकदम थोड़ा संकोच भी हुआ। तो मैंने कहा हाँ आपा जी आपको किसने बताया, छायानट गाई हो ना तुम? उन्होंने कहा हाँ, और चैती भी गाई हो? मैंने कहा हाँ। मुझे इनके पास खबर आ गई। फिर बोले कि हम सुनना चाहेंगे, तो गाओगी? मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल गाऊंगी।
मुझे लगा 11 बजे का समय था सुबह का, मैं कुछ बिलावल वगैरह लेने की उसमें थी। मैंने कहा मैं बिलावल गाऊँ, तो नहीं नहीं छायानट, अच्छा छायानट सुनना है मैंने, इस समय छायानट सुनना है। छायानट उन्होंने सुना, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चैती भी सुनाओ, चैती भी सुनाई। अब चैती वगैरह मैं तो शोभा गुट्टू जी को फॉलो करती थी, मैं किसी से सीखी नहीं थी तब तक। कुछ ठुमरियाँ मुझे ठुमरी दादरा रामदास ठुमरी जी ने सिखाए थे, लेकिन प्रॉपर उसका जैसे हम तालीम लेते हैं वैसे किसी के पास तालीम तो नहीं ली थी, तो मैं फॉलो करती थी। चैती में सब बन अम्बुआ बहरेले राम, मैंने वो गाई वहाँ पर। तो उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज़ ही दादरा ठुमरी की है। अच्छा। हाँ, तुम्हारी आवाज़ दादरा ठुमरी की है, तुम जब भी शास्त्रीय संगीत ख्याल वगैरह गाओगी ना, उसके बाद ये गाया करो। तो मैंने कहा कि लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है, मतलब तो बोले कि तुम्हें लेना हो तो हम बैठे हैं ना। अरे वाह, ईश्वर की कृपा। ये ईश्वर की कृपा है। तो अगर बेटा तुम्हें हमारे पास वो भी आती है, वो नाम लिए 4-5 अच्छी गायिकाओं की, तो तुम अगर चाहिए तो तुम आओ, हम देंगे। तो देखी और कुछ तो फिर हमने कहा कि चलो बढ़िया। पर हुआ क्या कि उसके बाद डेढ़ साल हो गया, मैं जब फोन करती वो कार्यक्रम में, उनको समय ही नहीं था। मैं कहूँ कि कब आऊँ, वो उन्होंने एक बार तो समय भी दिया, तारीख दी, इस तारीख को आ जाओ, मैंने टिकट बुक किया। और मैं 2 दिन पहले हमने फोन किया कि मैं आ रही हूँ। अरे बेटा मैंने तुम्हें बोल दिया था क्या आने का, मैंने तो कार्यक्रम लिया, मैं तो बनाना चाह रही हूँ। अरे हमने कभी मतलब जितना प्रशिक्षण लेना चाहिए वैसा नहीं हो पाया आपका? बहुत नहीं हुआ है, लेकिन जब गई हूँ तब उन्होंने भरपूर दिया। अच्छा। क्योंकि फिर दूसरा कोई आता ही नहीं था, मैं थी। हाँ। और 1-2 वहाँ रहने वाली जो कितनी ठुमरियाँ सीखी होंगी आपने उनसे? 2-3? मुझे उन्होंने कहा कि तुम ठुमरी दादरा के 2 स्वतंत्र कार्यक्रम कर सकती हो आराम से, 2-2 3-3 घंटे के। इतना सीखा है? इतना मैटर दिया। वाह क्या बात, इतना मैटर दिया है। बहुत बढ़िया। तो हालांकि आपके पास मतलब धन तो है। धन है। मैं तो समझती हूँ, मैं सच में मतलब भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास धन बहुत हो गया। ये जो हमारा संगीत का धन, क्योंकि बंदिश है मैंने बहुत, व्यास जी ने खुद की तो सिखाई है, रामरंग जी की सिखाई है, चिदानंद नगर जी की सिखाई है, आगरा घराने की बहुत सारे ट्रेडिशनल दी है, वामन और राजूरकर ने ग्वालियर की बहुत दी है, बाला साहब पूछवाले जी ने दी है। तो सांगीतिक धन से मैं बहुत रिच हूँ। चलिए बढ़िया। तो अब ये मेरा आखिरी प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद हम आपका गायन भी सुनना चाहते हैं, और वो सबसे प्रमुख उसको मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं स्वयं इंदौर की हूँ, और इंदौर में जो प्रचार प्रसार और युवाओं में संगीत की रुचि ये जो बढ़ी है आज, तो आपके पंचम निषाद को उसका श्रेय बहुत जाता है। तो और आप उसकी फाउंडर हैं, तो कैसे मतलब पंचम निषाद आपका इतना बड़ा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अभी 150 से 200 आना जाना छोड़ना करके चलता रहता है, मतलब 150 तो फिक्स है। हाँ, पर मतलब जैसे ये संस्थागत शिक्षण हुआ है, जैसे महाविद्यालयीन शिक्षा होती है या क्लासेस जिसको कहते हैं, तो संस्थागत शिक्षण, तो ये संस्थागत शिक्षण में बच्चे उतने डेवलप होते हैं क्या, या मतलब जो लोग आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं या गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सीखना चाहते हैं, उनको आप कैसे सिखा लेती हैं? एक्चुअली ना मैंने शुरू से ही तालीम ही ऐसी देनी शुरू की है कि इनको गायकी समझ में आए जल्दी से। अच्छा। तो अलंकार सिखाते हैं तो मैं ताल पर सिखाती हूँ। ताल पर अलंकार होते हैं, अगर दादरा का 3 स्वरों का अलंकार है तो दादरा में, झपताल में, रूपक में वही अलंकार त्रिताल में। अगर त्रिताल में सीखना है 1 में 2, 1 में 3, 1 में 5, 1 में 7 करना है तो ये अभ्यास मैं तो शुरू से करवाती हूँ बच्चों का। ये रही उनकी स्वरों की तैयारी। उसके बाद जो बातें हम जिसको हम कहते हैं कि ग्वालियर घराने में ये अलंकार मतलब ये अंग होता है, 8 अंग से अष्टांग गायकी कहते हैं। वो अष्टांग गायकी क्या है वो समझा के उन हर राग में अलंकार के साथ साथ मुर्कियों का अभ्यास या गमक का अभ्यास या मीड का अभ्यास, ये भी उसी के साथ साथ होता है। क्योंकि आपके यहाँ मैंने देखा है बिल्कुल जरा से बच्चे भी हैं, 5 साल से बड़े युवा लोग तो हैं ही। आप 5 साल के बच्चे वो तो शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग होती है उनकी,
लेकिन 2 साल के बाद हमारे यहाँ आना शुरू करने के बाद जो बच्चा यहाँ 2 या 3 साल टिका रहता है, हाँ, उसके गाने में आप देखना हमारे यहाँ का बच्चा और बाहर का बच्चा बहुत फर्क दिखेगा। correct. वो और धीरे 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 जैसे जैसे और मैं विशारद को, मध्यमा पूर्ण को, मध्यमा प्रथम को जो विलंबित ख्याल कोर्स में है, वो ख्याल मैं गायकी अंग से ही सिखाती हूँ। अच्छा, तो इसलिए उनको वो समझ शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि ये क्या है, हाँ. लेकिन उसको इजी करके हमको कैसे परोसना है, ये भी तो एक कला है। तो केवल एक छात्रा या छात्र आपके सामने बैठ के सीख रहा, ऐसा भी होता है? हाँ, मतलब ऐसे कोई है छात्र? सीनियर स्टूडेंट्स एक- ऐसे ही हैं। हाँ, एक- जिनको की गुरु शिष्य परंपरा गुरु जैसे। शिष्य परंपरा, वो तो अब इतने 10 साल से अगर मेरे पास सीख रहे हैं, हाँ. तो उनको मालूम है, अब मेरी गायकी मालूम होगी। 1 to 1 जब हम सीखते हैं तो उन्हें वो जल्दी से ग्रास्पिंग कर लेते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतनी बड़ी संस्था यहाँ पे चला रही हैं और इंदौर में बहुत अच्छा माहौल आपने बनाया है। और अब हम इस सुर संवाद की दूसरे भाग में चल रहे हैं और हम आपका गायन सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपके गुरुजी की, मतलब व्यास जी की जो ऐसा नहीं है, आपको जो भी बंदिशें अच्छी लगती हों, आपके अनेक गुरु आपने बताया, तो उनमें से किसी की भी जो भी आप सुनाना चाहते हैं, तो एक 15 मिनट आपका गायन, 2-3 बंदिशें हमें सुनाइए। जरूर है? जरूर। राजधानी में गुरुजी का एक बहुत सुंदर ख्याल है, मैं वो गाती हूँ, ए मनवा तुम न जाने। मनवा तुम न जानो, हे मनवा तुम न जानो, हे मनवा तुम न जानो, हो मेहमान 2 दिन के आनंद में, मनवा तुम न जानो, मनवा सबने सोने और पहुंचे, कछु नहीं पाए, जान गुनी जान जा गुरु शरण में, मनवा तुम न जानो, हे मनवा तुम न जानो, मनवा 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 तुम न जानो, हे मनवा, हे मनवा, हे मनवा तुम न जानो। वाह, बहुत बढ़िया। मैं राग मारवा में मेरे गुरुजी के गुरुजी पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित गुणीदास, इनकी एक बंदिश सुनाती हूँ, जिस बंदिश के आकर्षण से मैं ये ऐसी ही अर्थ वाली बंदिशें मुझे जहाँ मिलेगी वहाँ मुझे सीखने जाना चाहिए, ऐसा हमेशा लगता था। वह ये एक बंदिश है। जरूर जरूर सुनाइए।
बहुत अच्छी बंदिश है। बहुत अच्छी बंदिश है। शोभा जी, पंडित CR व्यास जी ने कोई नए राग बनाए होंगे? बहुत सारे बनाए हैं। अच्छा, तो उसमें से एक आध राग यदि आप सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सुनाती हूँ। राग सगेरा उनका मेरा बहुत मनपसंद राग है, सगेरा, जिसे उन्होंने अहिरावती भी नाम दिया है। अहिरावती? अहिरावती। अहिरावती। तो राग अहिर भैरव और कलावती, अच्छा, इनका मिला जुला है, इनसे इन दोनों रागों से मिला हुआ है। पूर्वांग में अहिर भैरव और उत्तरांग में कलावती। उसके स्वर ऐसे हैं, सारे गा पा ग रे नि ध सा, सारे गा पा धा ध नि ध सा नि ध प ग प ध नि ध प ग रे नि ध सा। ये उसका स्वरूप है। तो उसमें मैं एक बंदिश गा रही हूँ जो रूपक ताल में है। पंडित जी की बंदिश है। सुमीर कर दो है आज अरज मोरी सुन रे हो भाई मोर तुम
आदेश तेरो माना गयो मैं जाने गुणदास मोगुण को तेज दान देवो भई हो। वाह वाह, ये बंदिश है उनकी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और मुझे बहुत पसंद भी है। मैं गाती हूँ बैठते पर। वाह, बहुत मजा आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे हाँ कहा, मुझे इस स्वीकृति दी कि मैं आपसे मुलाकात करूं और आपसे साक्षात्कार लूं। मैं आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना अच्छा यह प्रोसेस यह शुरू की है, एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है हंसध्वनि के नाम से, और उसमें आप बच्चों को सिखा भी रही हैं, टिप्स दे रही हैं। अभी आप पर 10 ठाटों के ऊपर 10 आश्रय राग, ये भी मैं सुन रही हूँ। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही है, बहुत अच्छा आप बंदिशें भी 3-3 बंदिशें हर राग में बता रही है, और ये सिलसिला आपका ऐसे ही जारी रहे। मैं भी आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।